अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टैब्लिश पावर। मतलब किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, बट उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था एज अ पॉलिटिकल पावर। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे बाकी के सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उनके लिंक भी और उनके पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिलेगा कंसोलिडेटेड फॉर्म में। जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्लास 6 जो थी वो एंशिएंट इंडिया थी, क्लास 7 जो थी वो मेडिवल इंडिया थी और क्लास 8 जो है वो मॉडर्न इंडिया है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था कि व्हाट इज मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या सच में मॉडर्न इंडिया है, किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को। तो हमने ये सारी बातें की थी। टाइमलाइन जो है यू कैन टोटली रिवाइज। 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं। 700 एडी से 1000 एडी तक अर्ली मेडिवल पीरियड है और 1000 एडी से लेकर 1857 एडी तक लेट मेडिवल पीरियड काउंट किया जाता है और उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की बातें करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, ओवरव्यू लेंगे, हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है बंगाल में, प्लासी की बैटल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके से जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं प्रॉफिट लेके वापस अपने देश में चले जाते हैं जहाँ पे उनको नवाब्स बोला जाता है। कंपनी रूल एक्सपैंड किस तरीके से होता है, टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे, वॉर्स विद मराठा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से सेटअप होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात कर रहे हैं अब तक हम कौन से टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं, अब तक हम टाइम पीरियड हम उसकी बात कर रहे हैं जब लेटर मुगल्स थे उस टाइम पे। लेटर मुगल्स के बाद जो है 17वीं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही मुगल एम्पायर जो होता है, आफ्टर द ग्रेट मुगल एम्पायर, औरंगजेब जो होते हैं, औरंगजेब तक जो है हम उसको ग्रेट मुगल एम्पायर मानते हैं। तो जो आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट एम्पायर औरंगजेब, जो मुगल गवर्नर्स थे एंड द बिग जमींदार्स अरेस्टेड देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिश रीजनल किंगडम्स। ये बात हम पढ़ चुके हैं क्योंकि जो औरंगजेब तक के जो राजशाही है उसको हम मानते हैं कि दैट वाज अ सो कॉल्ड द ग्रेट मुगल एम्परर्स। ओके, आफ्टर दैट जो भी मुगल एम्परर्स आते हैं उनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। और लेटर मुगल्स और ग्रेट मुगल्स में क्या डिफरेंस है? लेटर मुगल्स तो जो थे वो अपने इतने बड़े वास्ट एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो जो उनके अलग अलग नवाब्स थे जो अलग अलग एरिया को देखते थे, उन लोगों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया था कि भाई हम लोग अब इंडिपेंडेंट हैं, अब हम मुगल साम्राज्य के अंडर में नहीं रहेंगे। तो हमने 3 तरीके के लोग पढ़े थे। क्लास 7 के लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जो कि मानते तो थे कि हम मुगल प्रोविंस है लेकिन ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते थे। फिर दूसरे हमने देखा था राजपूत किंगडम्स थी और तीसरा हमने देखा था मराठास और यहाँ पे रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह, उनके बारे में हमने देखा था कि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आपको को रिलेट करना है। तो अब हम आ गए हैं 18 और 19 सेंचुरी में। तो सेकेंड हाफ चल रहा था 18 सेंचुरी का। उसमें क्या होता है, न्यू पॉलिटिकल पावर स्टार्टेड इमर्जिंग। ओरिजिनली जो ब्रिटिशर्स थे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग टेरिटरी। उनका काम क्या था, वो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज से आए थे। इनिशियली हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, वो मास्टर बन गए हमारे वास्ट एम्पायर के। इस लेसन में हम देखेंगे कैसे ये सब होता है। सिर्फ व्यापार करने आए थे और फिर हमारे को उन्होंने पॉलिटिकली भी एनस्लेव कर लिया। ये देख सकते हैं, इस तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा, ये पेंटिंग है बेसिकली। बहादुर शाह जो जफर है, हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। जो बहादुर शाह जफर थे उस टाइम पे मुगल एम्परर, उनको और उनके बेटों को इन्होंने कैप्चर करके रंगून भेज दिया था। और बेटों को तो मार दिया था, ही वॉज अलाइव, उनके बेटों को तो किल कर दिया गया था। तो अब हम बात कर रहे हैं 1600 की बात कर रहे हैं, विच इज़ लाइक 17th सेंचुरी की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो ईस्ट से आती है, इसीलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। ओके, कम्स फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से आ रही है। एनीवेज जो भी है उसका नाम ही ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने नहीं रखा।
तो रूट्स टू द इंडिया इन 18th सेंचुरी, ये देखिए आपको रूट्स देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड के लोग कैसे आ रहे थे? इंग्लैंड के लोग ये वाला रूट लेके आ रहे थे। हमने लास्ट चैप्टर जो था क्लास 7 का, उसमें हमने वास्को डी गामा के बारे में बात किया था, कोलंबस के बारे में क्या बात किया था। तो वास्को डी गामा ने जो है केप ऑफ गुड होप से जो है रास्ता बताया था इंडिया पहुंचने का। एक रास्ता पहुंचता था मुंबई, दूसरा रास्ता केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके ही पहुंचता था ईस्टर्न कोस्ट पे, मद्रास और बंगाल में पहुंचता था। एक वही रास्ता जो था वही चला जाता था जो बाकी के जो कंट्रीज हैं, एशियान कंट्रीज जो हैं, उनमें चला जाता था, राइट। तो ये जो रास्ता था ये वहाँ के किसने खोजा? वहाँ के जोग्राफर्स ने खोजा, वहाँ के लोगों ने, ऐसे लोगों ने खोजा जो कि ट्रैवल करना पसंद करते थे। तो आपको पता चलेगी कि ट्रैवल करने की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर आपको ये पता चलेगा ट्रेड का कितना इंपॉर्टेंस है, व्यापारी जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल जो थे हमारे यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे और बाद में फिर उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य एस्टैब्लिश कर लिया अपना। तो 1600 सेंचुरी में क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मिलता है एक चार्टर। वहाँ की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उस टाइम पे एलिजाबेथ वन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, वो जो थी उन्होंने एक चार्टर दिया एक कंपनी को कि आप ईस्ट में जाके सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, आप ईस्ट में जाके ट्रेड करेंगे। अगर ये अपने आप को वेस्टर्न मान रहे हैं, आप ईस्ट में जाके ट्रेड करेंगे, तो उन्होंने उसको बोला ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो कंपनी थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोला कि आपको हम भेज रहे हैं ईस्टर्न साइड पर और आप वहां पे जाके ट्रेड करेंगे। उनको चार्टर मिलता है जो है रानी वहां की दे देती है। अब ये जो रॉयल चार्टर है, अब इनको तो मिल गया इंग्लैंड को, लेकिन अब ये रानी जो थी बाकी के फ्रेंच को, डच को, इनको थोड़ा ना कंट्रोल करती थी। तो रॉयल चार्टर जो है इंग्लिश लोगों को तो मिला ही मिला, साथ में ये लोग बाकी लोगों को नहीं रोक पाए। तो साथ में पुर्तगीज आते हैं हमारे देश में, फ्रेंच आते हैं हमारे देश में उसी टाइम पीरियड पे, ऑलमोस्ट उसी सेम टाइम पे। तो पुर्तगीज जो थे वो सबसे पहले आ गए थे हमारे देश में और उन्होंने अपना जो कॉलोनी किसको बनाया, मतलब अपना जो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे बनाया? उन्होंने गोवा को अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाया। अगर अभी भी आप जाते हैं गोवा में, जब भी जाएंगे तो आपको पुर्तगीज स्टाइल के मार्केट्स, पुर्तगीज स्टाइल के आपको चर्चेज वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, पहले कौन आया था? इनको तो रॉयल चार्टर मिल गया, इनको क्वीन ने दिया, बट ये तो पुर्तगीज को नहीं रोक पाए, पुर्तगीज आके सेटल हो गए। बाय द टाइम इंग्लिश केम टू इंडिया, पुर्तगीज वर सेटल्ड इन गोवा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब इंग्लिश लोग आए थे ना, उससे पहले पुर्तगीज यहाँ के आके गोवा में आराम से सेटलमेंट कर चुके थे। ओके, 17th सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो डच जो थे वो भी आए थे, वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे इंडियन ओशन को। फ्रेंच जो थे वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे इंडियन ओशन को। तो क्या हुआ, अब इतने सारे यूरोपियन देश जो है आके व्यापार कर रहे हैं। अब आप व्यापार की बात देखिए, अगर आप एक जगह पे व्यापार कर रहे हैं, आपका कोई बड़ा सा शोरूम है और कुछ भी है, फैक्ट्री है, अगर उसके आसपास उसी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए या उसी पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए बाकी की 2-3 कंपनियां आ जाती हैं, तो वो सारी आपकी राइवल कंपनीज होंगी। तब आप समझ जाइए कि जितने जितने डिफरेंट पावर्स थे यूरोप के, वो सबको आना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आसपास। तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, इनके बीच में कॉम्पिटिशन होता था among the European companies to rose, while which in turn pushed the prices of goods। अब ये इन दो सबके बीच में क्या हो रहा है? झगड़ा चल रहा है, इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, उसकी वजह से प्राइसेस जो थे वो बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग क्या करते थे पता है? ये लोग क्या करते थे आपस में, ये सारे यूरोपियन पावर्स, ट्रेडिंग कंपनीज थी, तो वो राइवल कॉम्पिटिटर्स थे एक दूसरे के। तो ये एक दूसरे के साथ में लड़ाइयाँ होती थी, इनकी फाइट होती थी इनकी आपस में। और ये क्या करते थे, अपने जो शिप्स होते थे सारे के सारे सी रूट से आ रहे हैं, आपने देखा, एक दूसरे के शिप्स को डुबा देते थे। मतलब ओशन के बीच में इनकी लड़ाइयाँ चलती थी और जिसके ऊपर जो पावरफुल रहेगा वो दूसरे के शिप को डुबा देगा। तो फ्रेंच जो है इंग्लिश के शिप को डुबा रहे हैं, इंग्लिश जो है फ्रेंच के शिप को डुबा रहे हैं, डच बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, तो आपस में इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। स्टोरी की तरह समझ लो, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में क्या है, ये सबके सब हमारे देश में व्यापारी बन के आ रहे हैं, ट्रेडर्स बन के आ रहे हैं। इनका लड़ाई हो रहा है इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का। इतनी ज़्यादा इनकी लड़ाइयाँ होती हैं कि एक दूसरे के शिप को ये डुबा देते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड करने की वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ओके, अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिगिन करती है ट्रेड इन बंगाल। ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, तो उस सब की लड़ाइयों के बीच में, क्योंकि हम ये क्लास 8 NCERT पढ़ रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड ले रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। आगे वाली क्लासेस जो है 11th 12th उसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर रही है, बंगाल के साथ में ट्रेड शुरू करती है। कैसे? फर्स्ट इंग्लिश जो कंपनी है वो कहाँ सेटअप होती है? बंगाल में। बंगाल में उस टाइम पे क्या हो रहा था, कंपनीज ट्रेडर केम टू बी नोन एज फैक्टर्स। जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनको बोला जाता था फैक्टर्स। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू सेटल नियर द फैक्ट्रीज। पहले क्या हो रहा था पता है,
पहले सिर्फ और सिर्फ वो व्यापार करने के लिए आते थे, कुछ दिन रुकते थे, व्यापार करते थे और दे वेंट बैक टू इंग्लैंड। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि भाई जब आप व्यापार ही कर रहे हो तो हम में से कुछ लोग यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो उन्होंने परसुएड किया कुछ लोगों को कि वो फैक्ट्री के आसपास सेटल हो जाएं। ये सारी बात कहाँ की हो रही है, बंगाल की। इट परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। उस टाइम पे औरंगजेब थे, ठीक है, लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर। उस टाइम पे औरंगजेब है, औरंगजेब को उन्होंने परसुएड किया औरंगजेब से बात किया कि आप जो है हमें एक ड्यूटी फ्री ट्रेड का एक वो है फरमान जारी कर दीजिए। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो एक फरमान जारी कर देते हैं कि भाई जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लैंड की कंपनी है, हमारे देश में व्यापार करेगी और उनको कोई ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ेगी, ड्यूटी फ्री ट्रेड। उन्होंने जो भी उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए, उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, कंपनी जो करती है ट्राई करती कॉन्टिन्यूसली टू सीक मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। अब देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसका क्या काम होता है, बिजनेसमैन का काम होता है कि कम से कम उसको ड्यूटीज, कम से कम उसको टैक्स देना पड़े ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई उसके ऊपर टैक्स भी ना लगे, कोई ड्यूटीज भी ना लगे, तो ड्यूटी फ्री तो कर दिया था उन्होंने, और जो बाकी के जो भी टैक्स वगैरह थे वो चाहते थे कि वो उसके लिए भी कॉन्टिन्यूसली नेगोशिएशंस करते रहते थे कि भाई हमें उसके अंदर भी रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ड्यूटी फ्री ट्रेड वॉज ग्रांटेड टू कंपनी बट नॉट टू द ऑफिशियल्स कैरिंग आउट ट्रेड ऑन द साइड। ये समझने की कोशिश करो, अब क्या हो रहा है, वहां पे जो कंपनी को मिला है ड्यूटी फ्री ट्रेड, ना कि उनके ऑफिशियल्स को। अब आप देखिए कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी है आपकी बहुत बड़ी, आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को लगा दिया उसमें और भेज दिया कि भाई आप अलग अलग जगह पे जाकर ट्रेड करो। तो आपको वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी रिलैक्सेशन, लेकिन वहां के लोग क्या करते थे, सामान को अपने खुद के लेवल पर भी बेचना शुरू कर दिया। मतलब कंपनी से जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, साथ में अपना खुद का भी कुछ ना कुछ शुरू कर दो सामान बेचना, तो उसको फ्री नहीं किया गया था। अब आप समझिए, ऑफिशियल्स तो वही हैं, कंपनी के बिहाफ पे भी वही काम कर रहे हैं, तो वो चाहते थे कि जो वो खुद ट्रेड कर रहे हैं पर्सनल, उसके अंदर भी उनको ड्यूटी फ्री मिले, बट ये तो गलत था। तो ड्यूटी फ्री किसको किया गया था, सिर्फ कंपनी को किया गया था, उनके ऑफिशियल्स को नहीं किया गया था। तो ऑफिशियल्स जो थे खुद का ट्रेड में इन्वॉल्व थे। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है करप्ट ऑफिसर्स थे, तो वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। ये देखिए, इस वाली पेंटिंग में आप देख सकते हैं बहुत सारी बोट्स जो हैं वो शिप्स के जरिए मद्रास में आई हुई हैं और यहाँ पे ट्रेड के लिए सामान है इसके अंदर। ये बात आप समझ गए, आपको ये एक एमसीक्यूज में कभी मिल सकता है इस तरीके का कि कंपनी को फ्री किया गया था, वहाँ के ऑफिशियल्स को नहीं किया गया था, बट ऑफिशियल्स को ट्रेड करना चाहते थे, तो वो एक पार्ट ऑफ करप्शन था, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होना शुरू होती है। अब हम बात करेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। ट्रेड जो था इनका व्यापार, इसकी वजह से लड़ाइयाँ क्यों हुई। अब आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट हो गया। अब हम उस टाइम पे पहुंच गए हैं, लेट 18th सेंचुरी की बात चल रही है, 17-18 सेंचुरी की बात चल रही है। उस टाइम पे क्या हो रहा है, लास्ट औरंगजेब जो है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वाले कौन से आते हैं, मुगल्स। जो लेटर मुगल्स होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं है। अब क्या हो रहा है, उनके नवाब जो थे वो पावरफुल होते जा रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है नवाब के बीच में ऑफ बंगाल्स एंड कंपनी इंटेंसिफाइड। कंपनी को फरमान किसने दिया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब की डेथ हो गई है। उसके बाद वाले जो मुगल्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, तो उनके नवाब ज्यादा पावरफुल है। अब नवाब को ये पसंद नहीं है कि भाई वो जो पहले वाला फरमान मिला हुआ है उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं वो खत्म हो, क्योंकि ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की वजह से उनको कोई ड्यूटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। साफ साफ सी बात है, मुनाफा नहीं हो रहा उनको, तो इस वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। डेथ हो जाती है औरंगजेब की। बंगाल के जो नवाब हैं वो अपनी पावर और ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते हैं लाइक अदर रीजनल पावर्स। उस टाइम पे अब क्या हो रहा है, उस टाइम पे वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब शुरू होती है लड़ाइयाँ। उस टाइम पे जो थे मुर्शिद अली खान जो थे, उसके बाद आते हैं वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं बंगाल के। एंड वो क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कंपनी को कि भाई हम अब आपको और कंसेशन नहीं देंगे, जो आपको फरमान मिला था औरंगजेब से अब वो हम उसको नहीं मानते। मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला कहते हैं कि हम नहीं मानते आपके उस फरमान को एंड वी वोंट गिव यू कंसेशन, और उनसे डिमांड करते हैं अ लार्ज ट्रिब्यूट टू कैरी आउट ट्रेड। वो बोलते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपको हमें ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। ट्रिब्यूट पे करने का मतलब है यू हैव टू शेयर योर मॉनेटरी बेनिफिट्स विद अस, जो कि ठीक भी है। उस जगह पर उन्होंने फरमान ले लिया था तो सालों साल थोड़ी ना चलाएंगे उस फरमान को। तो वो क्या था कि वो बोलते हैं आप हमारे साथ में जो है उसका प्रॉफिट को शेयर करिए। स्टोरी की तरह हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।
अब क्या करते हैं, नवाब जो थे वो क्लेम करते हैं कंपनी वॉज डिप्राइविंग द स्टेट ऑफ बंगाल विद ह्यूज रेवेन्यू विच वॉज राइट। अब कंपनी को जो टैक्स पे करना चाहिए था बंगाल के नवाब को पे करना चाहिए था। अगर बंगाल के नवाब की ट्रेजरी में जाता तो कुछ ना कुछ बंगाल के लोगों के पास भी जाता अल्टीमेटली। तो बंगाल के नवाब की ट्रेजरी में जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वो टैक्स नहीं दे रही है, जो फरमान को अभी भी एक्साइज कर रही है, तो वो हमारे लिए लॉस है। इन दैट सेंस ही वॉज राइट। ओके, कंपनी जो कहती है वो ये कहती है कि भाई हमें अपना क्लेम दैट जो डिमांड है लोकल ऑफिशियल्स की वो आर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब कंपनी वाले ऑफिशियल्स कहते हैं कि भैया इतना इतना डिमांड कर रहे हो आप, इससे हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे सही से। कंपनी की बात भी ठीक है। कंपनी को ये भी लगता है कि जो ट्रेड है वो कुड फ्लरिश ओनली इफ ड्यूटीज वर रिमूव्ड। अगर ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी तो ही उनका ट्रेड फ्लरिश कर सकता है। इट हैज़ टू बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड द फोर्ट। तो वो कहते थे भाई हमें अपना किला बनाना है वहाँ पे रहने के लिए, ऑफिशियल्स के रहने के लिए, हम ये सब तभी कर पाएंगे जब हमारे को ड्यूटी फ्री किया जाए। इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्रंटेशन होते हैं, फाइनली कल्मिनेट एज बैटल ऑफ प्लासी। तो नवाब कौन है इस टाइम पे, नवाब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया है इंग्लिश कंपनी को कि हम जो है आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे। कंपनी कहती है कि भैया तुम इतनी हैवी ड्यूटी लगाते हो, हम अपना किला कैसे बनाएंगे, विलेजेस को कैसे डेवलप करेंगे। इन सारी बातों के पीछे झगड़ा बढ़ जाता है और बैटल ऑफ प्लासी की शेप ले लेता है। बैटल ऑफ प्लासी अब होती है। अब क्या कहते हैं अंग्रेज उस टाइम पे सोचते हैं कि भैया ये जो सिराजुद्दौला है ये तो हमारी बातें सुनता नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पपेट नवाब को बैठाते हैं। कोई ऐसे बंदे को नवाब बनाते हैं जो कि सिर्फ एक पपेट नवाब रहेगा, जो हमारी सारी बातें मानेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में उसको भड़काएंगे और जो है लड़ाई में सिराजुद्दौला हार जाएगा और हम अपना वाला नवाब बैठा देंगे। तो यही हुआ। आफ्टर द सक्सेशन ऑफ सिराजुद्दौला जो कंपनी थी वो वर्ड थी नवाब की पावर से, तो उन्होंने एक पपेट नवाब को लाने की प्लान कर लिया। ओके, दे इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला एंड सीज द कंपनीज एक्टिविटी इन बंगाल। उन्होंने उसको गुस्सा दिला दिया था कंपनी की सारी एक्टिविटी। दिस इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला को इससे गुस्सा आता है और वो कंपनी की सारी एक्टिविटीज को रोक देता है। वहां पे कहाँ पे, बंगाल में। अब ये सारी न्यूज़ जो होती है रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव को पता चलती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन होती है नवाब के साथ, वो फेल हो जाती है और फाइनली बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, जो उसका जो नवाब का जो कमांडर था मीर जाफर ने उसको क्या कर दिया, मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया। ओके, मीर जाफर ने जो कि उनका कमांडर था, जिसको अपनी आर्मी लेके आनी थी लड़ाई के टाइम पर, वो नहीं लेके आता क्योंकि वो मिल चुका था किसके साथ में, इंग्लिश कंपनी के साथ में। तो वो नहीं लेके आता और कौन हार जाता है, नवाब हार जाता है। नवाब कौन है, सिराजुद्दौला नवाब हार जाता है और मीर जाफर जो है उसका साथ नहीं देता, इसलिए हारता है। तो धोखेबाजी की वजह से हारता है, अदरवाइज सिराजुद्दौला वॉज पावरफुल एट दैट टाइम। अब क्या होता है, मीर जाफर जो होता है उसको पपेट नवाब बना दिया जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। जो कंपनी है नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिलता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी होती है तब लोग ये डिसीजन ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी की अब वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेंगे, तो नो, इसका जवाब है नो। बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हमारा नवाब हमने बैठा दिया जो कि हमारा दोस्त है या हमारे इन्फ्लुएंस में काम करेगा, तो ठीक है हमारे लिए, हम अपना व्यापार करते रहेंगे। अभी भी वो कौन है, बिजनेसमैन ही है। तो अभी भी उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंड द ट्रेड। फिर क्या देखती है कंपनी कि भाई हमने जो पपेट नवाब बैठाया है, उसके बावजूद भी पपेट नवाब जो है तो नवाब ना कभी उसको भी गुस्सा आता होगा, कोई ना कोई उसको समझाता होगा भाई नवाब हो आप, इतना सारा आपको लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, तो वो भी उनको उतना फ्रीडम नहीं दे पाता है जितना कि वो खुद चाहते थे। तो ये क्या करते हैं, अब जो होते हैं वो इसके बाद डिसाइड करते हैं तो जो है कि हम लोगों को पावर लेनी चाहिए। तो मुगल एम्परर जो है इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंस। ये कब की बात है, 1765 से पहले कौन सी हो चुकी है, बक्सर वाली बैटल भी हो चुकी है, राइट। कौन सा टाइम पीरियड है बक्सर का, तो पहली जो थी प्लासी के बाद उन्होंने नहीं डिसाइड किया था, प्लासी के बाद उन्होंने बना दिया था मीर जाफर को। मीर जाफर भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो 1765 में जो है बंगाल के दीवान की जो राइट्स होते हैं वो कंपनी को दिए जाते हैं। 1765 में जो है कंपनी बन जाती है एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ की। सो दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब जो है उनको मिल जाता है कि भैया बंगाल के सारे रिसोर्सेज पे नाउ यू विल हैव द राइट्स। अब क्या था, अब इससे क्या चेंजेस आए,
कंपनी जो थी अब नवाब की जगह पे कंपनी आ गई। इससे चेंजेस क्या आए, कहाँ की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है। इसकी वजह से चेंजेस आते हैं कि पहले जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको ट्रेड करने के लिए सोना और चांदी की जरूरत पड़ती थी, जिसको वो कहाँ से लाते थे, ब्रिटेन से लाते थे। लेकिन ये जो था बैटल ऑफ प्लासी के बाद था, ये कम हो गया था एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर रिजम्पशन ऑफ दीवानी। जैसे ही उनको दीवानी मिलती है 1765 में, पूरी तरीके से वो अपना गोल्ड और सोना चांदी लाना बंद कर देते हैं, क्योंकि सारा का सारा रेवेन्यू राइट मिल गया उनको बंगाल का, बंगाल के वहीं से ही रेवेन्यू निकालते हैं, कंपनी की चीजें खरीदते हैं और इंडिया में ही बेच के प्रॉफिट सिर्फ शेयर करते हैं इंग्लैंड को। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, हमारा ही पैसा जो था, बंगाल का ही जो पैसा था, उसी को ही यूज करके कंपनी का सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। जो चीज़ें यहाँ से चाहिए रॉ मटेरियल, वो बंगाल के ही सामान ट्रेजरी से यूज़ करके बाकी के लोगों से, व्यापारियों से वो खरीद के रॉ मटेरियल को भेज दिया जा रहा है। तो ठीक है, ये जो था द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया वाज यूटिलाइज्ड टू मीट कंपनी एक्सपेंसेस। कंपनी के जितने भी खर्चे होते थे अब, क्योंकि वो दीवान बन चुके थे अब बंगाल के, तो अब कंपनी के सारे खर्चे भी वो बंगाल के रेवेन्यू से ही निकालने लगे थे। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने कोई भी पैसा इंग्लैंड का खर्चा करना बंद कर दिया था आफ्टर 1765। ओके, इतना आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आए थे ट्रेडर की तरह, औरंगजेब ने फरमान दे दिया था। औरंगजेब की डेथ के बाद दीवान जो होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। सिराजुद्दौला एक पावरफुल वहाँ का दीवान होता है, उसको पसंद नहीं आता, वो मना कर देता है। लेकिन जो सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफर, उसको धोखा दे देता है और वो बैटल ऑफ प्लासी में हार जाता है। उसके बाद जो है कंपनी क्या करती है, अभी भी ट्रेड कर रही है, सिर्फ रूल नहीं कर रही। 1765 में जो होती है कंपनी, ट्रेड की बजाय नवाब बन जाती है, बजाय नहीं, ट्रेड के साथ साथ नवाब भी बन जाती है बंगाल का। राइट, अब हम बात करते हैं जो ये कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे इस टाइम पर, वो इतने ज्यादा, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ कि कंपनी के ऑफिशियल्स को बहुत सारा, बैटल ऑफ प्लासी में हार गए। अब कौन आ गया, मीर जाफर आ गया। मीर जाफर तो उनका पपेट था, तो उनको बहुत सारा पैसा मिल गया गिफ्ट में। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन बट ही वॉज क्रॉस एग्जामिन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब मैंने आपको बताया था ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहां बैठी हुई है, जिन्होंने उनको चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाकर ट्रेड करो, वो लोगों को भी फीडबैक मिलता था कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, वहां पे भी कुछ लोग तो एथिकल लोग थे ना, तो उन्होंने कहा कि भाई रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसके ऊपर खुद ही करप्शन के चार्जेस चल रहे थे। उसको बोला गया था कि आप करप्शन फ्री करो इंडिया को, बंगाल को, मतलब पहले, अभी तो इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं है उनका। ये हम बात करें 1765। नॉट ऑल ऑफ देम वर करप्ट, सब लोग करप्टेड नहीं थे। दोज हु हैव इनफ अमाउंट, वो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वापस लौट गए। पैसा मिल गया था उनको ऑफिशियल्स को, तो वो इंग्लैंड वापस लौट गए। जो वो इंग्लैंड लौटते हैं तो एंग्लिसाइज जो वर्जन है नवाब का, उनको नबॉब्स बोला जाता है, नबॉब्स, तो नबॉब्स बोला जाता है उनको। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से कंपनी जो थी उसने ट्रेड से हटकर जो बंगाल की जो दीवानी है उसके ऊपर भी राइट जमा लिया था, और बंगाल के ऊपर वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करने लगे थे। सो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये जो हिस्ट्री एनसीईआरटी, ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने हिस्ट्री को कभी नहीं पढ़ा, ये उन्हीं सभी लोगों के लिए है जिनको हिस्ट्री मुश्किल लगती है, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लासेस को अटेंड करके आपको ये सारे के सारे जो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।